दोस्तों हर साल 36 मिलियन से ज्यादा कमर्शियल प्लेन दुनिया भर में हवा में उड़ान भरते हैं और हर साल ये आंकड़ा बस बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे में एक कमर्शियल विमान जमीन से लगभग 50,000 फीट ऊपर उड़ता है, लेकिन वहीं पर बाकी कई विमान और हेलीकॉप्टर है जो कि बस 25,000 फीट तक उड़ते हैं। तो ऐसा क्यों? और इतनी ऊंचाई पर उड़ने पर भी विमान का पायलट आसमान में रास्ता कैसे ढूंढता है और रात को नेविगेशन करना कितना मुश्किल होता है? इसी के साथ ऐसे कई सवाल हैं जो आपके मन में एक न एक बार तो जरूर आए होंगे और आज उन सब का जवाब आपको मिलने वाला है, इसलिए बने रहना इस वीडियो के अंत तक। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप मिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होगा कि प्लेन ज्यादातर बस 3 प्रकार के होते हैं, या तो हेलीकॉप्टर, या तो जेट प्लेन, या फिर कमर्शियल प्लेन। आज और भी कई अलग अलग प्लेन आते हैं, लेकिन वह सारे इन्हीं कैटेगरी में होते हैं। ये सारे एरोप्लेन अलग अलग ऊंचाई पर उड़ते हैं। जब आप प्लेन में सफर करते हैं तब आप आसमान में बहुत ही ऊंचाइयों पर होते हैं, क्योंकि कमर्शियल प्लेन आमतौर पर 30,000 फीट से लेकर 50,000 फीट के बीच में उड़ते हैं, और वहीं पर जो नॉर्मल हेलीकॉप्टर होता है तो बस 10,000 फीट तक ही उड़ता है। इसलिए हेलीकॉप्टर को हम कई बार अपने ऊपर से उड़ते हुए देखते हैं और वह हमें हमारे काफी पास लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हेलीकॉप्टर को ज्यादातर बहुत ज्यादा दूरी का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर किसी को एक देश से दूसरे देश जाना है तो वह हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकता है। वहीं पर आमतौर पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल बस कुछ दूर जाने के लिए किया जाता है, या फिर सामान को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ज्यादातर जो हेलीकॉप्टर होते हैं वह मिलिट्री के हेलीकॉप्टर होते हैं और हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर कम हाइट पर ज्यादा स्टेबल उड़ सकता है। वहीं पर प्लेन के साथ ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद आते हैं जेट प्लेन, जो कि ज्यादा से ज्यादा 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ते हैं। ये जो जेट प्लेन होते हैं ये भी ज्यादातर मिलिट्री पर्पज के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं, और ये इतनी हाइट में इसलिए उड़ते हैं क्योंकि जेट प्लेन में टर्बो होता है और टर्बो के काम करने के लिए ऑक्सीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं पर अगर आसमान में ज्यादा ऊपर प्लेन को उड़ाया जाएगा तो फिर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और वहां पर जो जेट प्लेन है वह इतने ज्यादा तेजी से नहीं उड़ पाएंगे। इसलिए जेट प्लेन को 25,000 फीट तक ही उड़ाया जाता है, क्योंकि उसके बाद ऑक्सीजन लेवल काफी गिर जाता है। और रही बात कमर्शियल प्लेन की, तो उसको 30,000 से 50,000 फीट के बीच में इसलिए उड़ाया जाता है क्योंकि इसके बीच ऑक्सीजन कम होती है और एयर मॉलिक्यूल पतले होते हैं। ऐसे में प्लेन को ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, और अगर प्लेन को इसके नीचे उड़ाया जाएगा तो फिर प्लेन में ज्यादा पेट्रोल की जरूरत होगी। इसके साथ ही प्लेन काफी ज्यादा वाइब्रेट करेगा और आपको बहुत ज्यादा झटकों का सामना करना पड़ेगा। वहीं पर इतनी ऊंचाई पर बहुत ज्यादा कम बादल होते हैं जो कि प्लेन को उड़ने में और भी ज्यादा फायदे देते हैं। इसलिए शुरुआत में जब प्लेन बनाए गए थे तो उन्हें इसी तरीके से ही डिजाइन किया गया था कि वे आसमान में ऊपर तक उड़ सके। वहीं पर कई लोगों को लगता है कि इतना ऊपर उड़ना ज्यादा सेफ नहीं है, पर हम आपको बता दें कि ये और भी ज्यादा सेफ है। मान लो अगर प्लेन में कोई खराबी आ जाती है और वह नीचे की तरफ क्रैश कर रहा है और उसकी हाइट करीब 40,000 फीट तक है, तो उसे नीचे पहुंचने में ज्यादा वक्त लगेगा। वहीं पर एक हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन बस कुछ ही सेकंड में नीचे गिर जाएगा। इसलिए इतने ऊपर से नीचे आते वक्त पायलट के पास मौका होता है कि वह प्लेन को गिरने से बचा ले। इसी के साथ प्लेन को और ऊपर उड़ाने के और भी कई फायदे हैं, पर थोड़े बहुत नुकसान भी है, लेकिन उन्हें काउंटर करने के लिए हमारे इंजीनियर्स ने बहुत मेहनत की है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि प्लेन इतनी ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं, लेकिन प्लेन इतने ज्यादा ऊपर उड़ने के बावजूद लोकेशन का पता कैसे लगाते हैं, यानी कि उन्हें डायरेक्शन का पता कैसे लगता है कि उनकी डेस्टिनेशन कहाँ पर है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वे आसमान में उड़ते हैं, यानी कि वे कहीं पर भी उड़ सकते हैं आसमान में और आराम से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। बिल्कुल जैसे हमारे पास रोड होती है वैसे ही प्लेन के पास भी एक रास्ता होता है जिससे उसे फॉलो करना पड़ता है, और अगर कोई पायलट वो फॉलो नहीं करता है तो उसे पेनल्टी दी जाती है, क्योंकि इन रास्तों को बहुत ज्यादा सोच समझ कर बनाया जाता है। हर एक बात का ध्यान रखा जाता ताकि आगे जाकर किसी भी प्रकार की गलती ना हो। आज तो रेडियो सिग्नल और जीपीएस नेविगेशन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले के जमाने में पायलट बड़े बड़े या फेमस लैंडमार्क को देखकर रास्ते को तय करते थे, यानी कि कोई बहुत ही बड़ा पहाड़ है तो उस पहाड़ को एक मार्किंग के तरीके से इस्तेमाल किया जाता, जैसे यहाँ से बिल्कुल सीधे जाना है या फिर कितने डिग्री पर टर्न लेना है। हर चीज को याद रखा जाता था। इसके साथ उस जमाने में रेलवे ट्रैक का भी इस्तेमाल किया जाता था प्लेन के रास्ते के लिए, पर इसमें क्या होता था कि प्लेन को काफी घूम फिर के जाना पड़ता था। लेकिन इसके बाद अमेरिका के कुछ लोगों ने काफी अच्छा आइडिया इस्तेमाल किया। उन्होंने कई जगह पर बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े एरो बना दिए। ये जमीन पर बने एरो इतने ज्यादा बड़े होते थे कि पायलट को आसानी से वो आसमान से दिख जाते थे। लेकिन और एक समस्या सामने आई कि ये रात को नहीं दिखते थे। पायलट सुबह तो इन एरो का इस्तेमाल कर लेते थे, रात को ये बिल्कुल विजिबल नहीं थे। ऐसे में काफी समस्या होती थी और फिर इसका हल निकाला गया और इन एरो के बाजू में लाइट्स लगा दी गई।
पर फिर जब रेडियो वेव्स और जीपीएस नेविगेशन का इन्वेंशन हुआ तो इसके बाद इसी का इस्तेमाल किया जाता है और हर एक प्लेन के लिए जीपीएस नेविगेशन में खास तरीके का रास्ता बनाया जाता है जो कि सारे पायलट को मानना पड़ता है। ये सारे रास्ते जो होते हैं वह लैंडमार्क को देखकर बनाए जाते हैं, यानी कि जमीन किस प्रकार की है, क्या वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ है या नहीं, और वहाँ का मौसम कैसा रहता है। ऐसी सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए कई ऐसी जगह भी है जहाँ पर सर्दी के सीजन में प्लेन नहीं चलते और सर्दी के सीजन में उन्हें प्लेन को दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर सर्दी में बहुत ही ज्यादा क्लाइमेट बिगड़ जाता है जो कि प्लेन के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसके साथ आपको भी पता होगा कि कई ऐसी जगह हैं जो नो फ्लाइंग जोन है, जैसे कि मक्का मदीना, ताजमहल, हिमालय और ऐसे ही बहुत ज्यादा फेमस स्ट्रक्चर और रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर से प्लेन को नहीं उड़ाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोगों का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट ना हो। जैसा कि मक्का मदीना को एक बहुत ही ज्यादा पवित्र जगह माना जाता है इस्लाम धर्म में, इसलिए इसके ऊपर से प्लेन को नहीं उड़ाया जा सकता और इसके ऊपर से प्लेन को उड़ाने का कोई रास्ता नहीं दिया गया है। वही फेमस स्ट्रक्चर के ऊपर से प्लेन को ना उड़ाने का कारण एक ये भी है कि कहीं कुछ प्लेन में गड़बड़ी ना हो जाए और वह फेमस स्ट्रक्चर तबाह ना हो जाए। दोस्तों, अब आप ये बात तो जानते होंगे कि कई जगह पर जाने के लिए प्लेन बस 1-2 घंटे में ही पहुंच जाता है, लेकिन वहीं पर कुछ प्लेन की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा बड़ी होती है। जैसे कि आप लॉस एंजलिस से सिंगापुर की प्लेन को ले लीजिए, जो कि कंटिन्यू 17 घंटे की प्लेन है, यानी कि आपको 17 घंटे प्लेन में बैठना पड़ता है लॉस एंजलिस से सिंगापुर पहुंचने के लिए, और वह प्लेन बीच में कहीं पर भी नहीं रुकती है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाली प्लेन है। अब ऐसे में आप ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि पायलट या फिर कैबिन क्रू लगातार 17 घंटे तक काम कर सके, क्योंकि अगर कोई पायलट लगातार 17 घंटे तक प्लेन चलाएगा तो यकीनन उसकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए इनके आराम करने के लिए खास जगह बनाई जाती है, जैसे कि पायलट जो होता है उसके कॉकपिट के बाजू में ही एक खास तरीके की सीट होती है जिसमें वह बैठकर थोड़ी देर आराम कर सकता है या फिर सो सकता है। ऐसे लॉन्ग ड्यूरेशन वाले प्लेन में पायलट हमेशा 2-2 के टर्म्स में प्लेन उड़ाते हैं, यानी कि 9 घंटे तक एक पायलट चलाता है, उसके बाद अगले 9 घंटे तक दूसरा पायलट। और कई बार पायलट ज्यादा थक जाते हैं तो प्लेन को थोड़ी देर के लिए ऑटो पायलट मोड में भी डाल दिया जाता है। ऐसे में ये एक बोनस फैक्ट है कि एक पायलट 14 घंटे से ज्यादा वक्त तक लगातार काम नहीं कर सकता और उससे मिनिमम 9 घंटे का काम तो करना ही चाहिए अगर उसकी तबीयत सही है तो। इसी के साथ जो केबिन क्रू होते हैं जो कि आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, वह भी शिफ्ट में काम करते हैं, यानी कि बिल्कुल पायलट की तरह। कुछ घंटे तक एक केबिन क्रू का ग्रुप काम करता है और उसके बाद दूसरा केबिन क्रू का ग्रुप काम करता है और तभी पहला वाला ग्रुप आराम करता है। और इसके लिए प्लेन में खास जगह बनाई जाती है जहाँ पर कई सारे बेड लगाए गए होते हैं जिसमें आराम से केबिन क्रू सो सकते हैं। ये जो जगह होती है ये पैंट्री यानी कि इकोनॉमी या बिजनेस क्लास प्लेन सेक्शन के बीच में होती है। ऐसा इसलिए ताकि वे आराम करने के साथ जरूरत आने पर दोनों साइड सर्विस दे सके। और आप में से ज्यादातर लोगों ने अगर प्लेन में सवारी नहीं भी की है उसके बाद भी आपको प्लेन में ये जगमगाती लाइट के बारे में तो पता ही होगा। प्लेन में आखिर ये रोशनी क्यों होती है? वैसे तो प्लेन के सबसे आगे वाले हिस्से में भी एक सफेद कलर की बड़ी सी लाइट होती है जो कि रात में देखने में मदद करती है, लेकिन इसके साथ प्लेन के पंखों पर और उसके पीछे वाले वर्टिकल विंग पर छोटी लाइट्स होती है जो कि लगातार जगमगाती रहती है। तो आखिर इनका काम क्या होता है? कई बार रात को ट्रेवल करते वक्त मौसम इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि प्लेन के पायलट को चीजें सही से नहीं दिख पाती, तो ऐसे में ये जो प्लेन में जगमगाती रोशनी होती है ये नेविगेशन का काम करती है। दरअसल प्लेन के एक साइड में रेड लाइट होती है, दूसरे साइड में ग्रीन कलर की लाइट होती है और वर्टिकल विंग में व्हाइट कलर की रोशनी होती है ताकि हर एक मौसम में ये लाइट दिख सके। और अगर सामने से कोई प्लेन आ रहा है और बहुत ज्यादा अंधेरा है या फिर मौसम खराब है तो इन लाइट्स के जरिए उससे आसानी से पता चल जाएगा कि सामने कोई प्लेन है। और लाइट अलग अलग कलर का रखने का ये भी कारण है कि हर एक मौसम में कोई ना कोई लाइट तो दिख ही जाएगी। आपको विमान से जुड़ी हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।